हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो एक बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में ऑफेंसेस की। और ये जो टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप्स है, ये बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये वेरियस टाइप्स। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हूँ और इसके साथ साथ एलएलबी ऑनर्स भी हूँ। और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए पढ़ाता भी हूँ, टीचर भी हूँ। काफ़ी पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे सिटीज़ में मैं पढ़ाता आया हूँ। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन वन में ये कह रहा है कि ऑफेंसेस दो टाइप के हैं। एक है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में ये क्रिएट होता है कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब बेल नहीं मिलता है और बेलेबल ऑफेंस का मतलब बेल मिल जाता है। तो अच्छे से समझिए ये चीज़ है क्या। जिसको ये बोला जा रहा है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑफेंस कमिट करने के वजह से कोई अरेस्ट या डिटेन होता है, तो ही हैज़ ए लीगल राइट टू गेट बेल। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, बेल पाने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी या सिक्योरिटी देना होता है। विदाउट एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड बेल इज़ नॉट अवेलेबल। तो इवन इन अ बेलेबल ऑफेंस हर एक के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो उसको बेल मिले, लेकिन वो बेल पाने के लिए भी बॉन्ड साइन करना ज़रूरी है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना। बिना बॉन्ड एग्जीक्यूट किए बेलेबल ऑफेंस पे भी बेल नहीं मिल सकता। तो दोस्तों बेलेबल ऑफेंस ये होता है कि जहाँ पे बेल एज ए लीगल राइट क्लेम किया जाता है। और जो हमारे सीआरपीसी के जो शेड्यूल 1 है, जहाँ पे सारे ऑफेंसेस के बारे में, जैसे कि आईपीसी के जितने ऑफेंसेस है उसका एक लिस्ट दिया गया है, सेक्शन मेंशन करके, और उसमें बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। सिमिलरली वही कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो शेड्यूल 1 में ये दिखाया गया है कि कौन कौन सा ऑफेंस बेलेबल है। तो वो सारे ऑफेंसेस में बेल इज़ ए मैटर ऑफ राइट, लेकिन वो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पे मिलेगा। तो जो बेलेबल ऑफेंस है वो थोड़े से सीरियस, थोड़े से लाइट ऑफेंसेस है, इतना सीरियस नहीं है, इसलिए उस पर बेल मिल जाता है। लेकिन दूसरे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि उसको बेल नहीं मिल सकता। उसका मतलब ये है कि उसका बेल अगर मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बेल दे या ना दे। कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, अकाउंट में रखते हुए, कंसिडरेशन में रखते हुए ये डिसाइड करता है, जैसे कि जो एक्यूज्ड है, क्या वो फरार हो सकता है, क्या वो एब्सकॉन्ट हो सकता है, समाज में उसके इम्पैक्ट, उनके इन्फ्लुएंस कितना है, क्या वो जो विटनेसेस है, एविडेंसेस है, उसके साथ टेम्पर कर सकता है। ये सबको देखते हुए वो बेल एक्सेप्ट देता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये है कि एक्यूज के पास ये एक लीगल राइट नहीं है कि उसको बेल मिले, बट स्टिल ही कैन गेट बेल इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू गिव हिम बेल। तो हर एक स्टेजेस पे, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस पे भी वो अप्लाई कर सकता है, जब इंक्वायरी हो रहा है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, जब ट्रायल चल रहा है तब भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि जब अपील हो रहा है तब भी वो अप्लाई कर सकता है बेल के लिए। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो वो भी शेड्यूल 1 में मेंशन किया हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों क्लासिफिकेशन 1। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसमें ऑफेंस को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस नेचर के होते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, जैसे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, वही शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होगा कोई भी ऑफेंस, तो उन सारे ऑफेंसेस में पुलिस के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने का एक पावर दिया गया है।
तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे कि एग्जांपल सेक्शन 302, कोई भी ऑफेंस अंडर मर्डर से अंडर सेक्शन 300 अगर एक्यूज्ड होता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिस, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है। तो ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें क्या किया गया, वो थोड़े से बहुत ही लाइट नेचर की ऑफेंसेस है, और वो भी शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सेक्शन 355 असॉल्ट विथ इंटेंट टू डिसऑनर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसमें एक सेफगार्ड इम्यूनिटी दिया गया है कि पुलिस इस केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर अरेस्ट करना है पुलिस को तो मैजिस्ट्रेट से, दैट इज़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से वारंट एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तब भी जा कर के पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। बट अगर सेक्शन 42 आप देखेंगे तो वहाँ पे ये आप देखेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस के सामने कोई कमिट करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके एड्रेस या उसके आइडेंटिटी पूछ सकता है। लेकिन अगर वो अपने आइडेंटिटी रिवील करने से रिफ्यूज़ कर देता है, या फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि वो अपना सही आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है, तब जा करके पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन तभी तक जब तक ना वो अपना सही आइडेंटिटी रिलीज़ कर लेता है और पुलिस अपने आप को कंफर्म कर लेता है कि हाँ ये उसकी सही आइडेंटिटी है। तो ठीक है दोस्तों, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये रहा क्लासिफिकेशन नंबर 2। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बार क्रिएट होता है कि क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइट नेचर की ऑफेंसेस है, तो क्या हर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल है, या फिर क्या हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो शेड्यूल 1 है वहाँ पे हर एक ऑफेंसेस के लिए ये मेंशन कर दिया गया है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स वेयर कॉग्निजेबल बट बेलेबल ऑफेंसेस आर देयर। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 341, 342, 343, 344, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कॉग्निजेबल तो है लेकिन बेलेबल है। तो कॉग्निजेबल में वो सीरियसनेस उसका देखा जा रहा है, लेकिन बेलेबल भी बनाया गया है क्योंकि उसकी इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसके राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। अगेन कुछ ऑफेंसेस है जो नॉन कॉग्निजेबल है, इतना सीरियस नेचर की नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बेलेबल बनाया गया है। एग्जाम्पल सेक्शन 274 ऑफ आईपीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निजेबल ही नॉन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल ही बेलेबल है, एक्सेप्शन हो सकता है। जो तीसरी टाइप की क्लासिफिकेशन है वो एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या है? बहुत सारे ऑफेंसेस में हमारे लॉ ने, हमारे सीआरपीसी ने अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी उस ऑफेंसेस को ये अलाउ कर दिया गया है कि जो विक्टिम है, या तो वो विक्टिम या तो उसके फैमिली मेम्बर, ठीक है, उसकी लीगल एयर, तो वो लोग उसको उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। मतलब जो एक्यूज्ड है उसको फॉरगिव कर सकता है, पार्डन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक दिया गया है, ये एक प्रोविज़न रखा गया है टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट, क्योंकि हमारे क्रिमिनल कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट में देयर इज़ ए ह्यूज बर्डन, और अगर कोई एक थोड़ा छोटा ऑफेंसेस, लाइट ऑफेंसेस है, और अगर जो विक्टिम है वो अगर पार्डन करने के लिए राजी है, तो उसमें उसको कंपाउंड किया जाता है, उसके ऑफेंसेस को उनको एक्विट किया जाता है। तो जो सेक्शन 320 में मेंशन है वही सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, और जो 320 में मेंशन नहीं है, मतलब बाकी सारे ऑफेंसेस जो 320 में मेंशन नहीं है वो सारे नॉन कंपाउंडेबल है। तो जितने भी थोड़े सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, और पनिशमेंट स्टेट और कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उस केसेस में जो विक्टिम है उसको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि वो उसको कंपाउंड कर दे, क्योंकि सीरियस ऑफेंस जब होता है तो ये एक शक ज़रूर रहता है कि
क्या विक्टिम के ऊपर या उसके फैमिली मेम्बर के ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है कि उसको कंपाउंड कर देने में, ऐसा हो सकता है कि उसको पैसा दे करके भी उसका मुंह बंद करवाया गया, तो ये सारे सस्पिशन रह जाता है। और सीरियस ऑफेंसेस के लिए जो ऑफेंडर होता है उसको बहुत ही शक के नज़र से देखा जाता है, तो वो सारे ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल किया गया, जहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता है और आपको लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ट्रायल होगा और कोर्ट जो भी पनिशमेंट देगा वो पनिशमेंट सज़ा भुगतना पड़ेगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में। और अगर कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद एक्विट हो जाते हैं तो वो एक्विट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दो टर्म हमारे लॉ में आता है जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक आता है ऑफेंस और दूसरा आता है केस। ठीक है, तो कब कोई एक चीज़ ऑफेंस है और कब वो चीज़ एक केस बन जाता है। ठीक है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने देखा, कॉग्निजेबल केस भी हमने सुना होगा। ठीक है ना, आप सबने सुना होगा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक है दोस्तों, तो ऑफेंस तब होता है जब कोई एक एक्ट या ओमिशन इलीगल और फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, एक्ट और ओमिशन विच इज इलीगल और फॉरबिडन बाय लॉ अगर कमिट होता है तो तब उसको ऑफेंस कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया एक क्रिमिनल ऑफेंस। अब जब एक्ट हुआ उसके बाद उस एक्ट के या ओमिशन के एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलेगा, पुलिस को या मैजिस्ट्रेट के सामने ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब कोई एक एक्ट या ओमिशन हो रहा है जो कि इलीगल या फॉरबिडन बाय लॉ है, तब तक तो वो ऑफेंस है, तब तक वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। बट द मोमेंट द लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, तो दैट ऑफेंस बिकम्स अ केस। ठीक है दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस, द केसेस, ऑल दिस केसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू दिस टू कैटेगरी, वारंट केस एंड समन केस। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि वारंट केस में वारंट जारी हो जाता है, तो वो सारे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है। ठीक है, और समन केस में थोड़े लाइट नेचर के ऑफेंसेस है, जहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसके पास समन भेजा जाता है कोर्ट से और उसको कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं। लेकिन वारंट में क्या किया जाता है कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए पहले उसको अरेस्ट, डिटेन करना ज़रूरी होता है, डिटेन किया जाता है, क्योंकि वो सीरियस नेचर की ऑफेंस है और ऑफेंडर के लिए एब्सकॉन्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो वारंट केसेस कौन से हैं? अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। 2 साल से ज़्यादा सज़ा की अगर कोई ऑफेंस है तो वो वारंट केस हो जाएगा, और 2 साल के नीचे की सज़ा तक जो केसेस है वो समन केस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक केसेस की डिफरेंशिएशन। वारंट और समन केस में ये एक डिफरेंस भी है कि वारंट केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग होता है, लेकिन समन केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे इतने सारे सेक्शंस और चैप्टर्स है, उसको कैसे याद रखा जाए उसके बारे में एक वीडियो हम पब्लिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।